आउटसाइड कहानी की शुरुआत में हमें एबल फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक कपल फ्रांसिस और आयरिस और उनके दो बेटे जोशुआ और लूकस थे। वो सभी अपनी वैन में फ्रांसिस के पिता के घर जा रहे थे और हम उनकी वैन पर ढेर सारा खून लगा हुआ देख पाते हैं। दरअसल उस पूरी कंट्री में वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे और फ्रांसिस किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर वहां से भाग निकला था और अब वो अपने पिता के फार्म हाउस पहुंचता है, जहां वो अपनी फैमिली को सही सलामत रख सके। वो जब घर के अंदर जाता है तो आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। उसके बाद वो अपने पिता के बेडरूम में जाता है, जहां पर उसे उसके पिता की लाश मिलती है, जिसने खुद को गोली मार ली थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसका पिता भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो अपने पिता के हाथ में से गन और उनकी घड़ी अपने पास रख लेता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो गई है, जिसका शरीर आधा कट चुका है। उसकी माँ उसकी तरफ आती है, लेकिन तभी वो उसके सर पर शूट कर देता है। वो ये देखकर समझ गया था कि इस गांव में भी वो वायरस फैल चुका है और वो अपने माता पिता की लाश को कॉर्नफील्ड में गाड़ देता है। उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों से कहता है कि वो यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर जो फार्म है उससे वो खाने पीने का जुगाड़ कर सकते हैं। हम देख पाते हैं कि वो कपल एक दूसरे से खुश नहीं थे, जैसे उनके बीच कोई सीक्रेट हो। उन लोगों को वहाँ पर फ्रेश पानी भी मिलता है और कुछ देर बाद जोशुआ फ्रांसिस के पास आता है और उससे कहता है कि क्यों ना वो बॉर्न हाउस में चले, क्या पता उन्हें कोई काम की चीज मिल सके। ये सुनकर वो उसकी बात मान लेता है और वो उसे लेकर बॉर्न हाउस में जाता है, जहाँ पर वो केयर टेकर को आवाज लगाता है, लेकिन केयर टेकर फांसी लगाकर वहीं पर मर गया था, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। और फ्रांसिस जोशुआ से कहता है कि वो उस केयर टेकर की लाश के पास जाकर चाबी लेकर आए। और जोशुआ जब वहाँ पर जाता है तो वो काफी ज्यादा डर रहा था, इसकी वजह से उसकी लाश उसके ही ऊपर गिर जाती है। तभी जोशुआ बाहर आता है और पानी से खुद को साफ करने लगता है और ये देखकर आयरिस फ्रांसिस से पूछती है कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हुआ। तो वो बताता है कि उसके ऊपर लाश गिर गई थी। आयरिस उससे कहती है कि उसे वो ये सब ना सिखाए। तो वो उससे कहता है कि अगर यहाँ पर जिंदा रहना है तो उसे सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। वो अपने छोटे बेटे लूकस के लिए गन्ना लेकर आता है और उसे कहता है कि वो उसे खाकर देखे, उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस जोशुआ से ज्यादा प्यार लूकस को करता था और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। तभी जोशुआ उनसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एलिस ने उसे टेक्स्ट किया था और उसे बताया था कि उसके माता पिता पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहां पर कोई न कोई कैंप जरूर होगा। पर फ्रांसिस कहता है कि वो किसी कैंप में नहीं जाने वाले, ये फार्म उनके लिए एक गिफ्ट की तरह है और कैंप में जाकर वो किसी कुत्ते बिल्ली की तरह जिंदगी नहीं जी सकते, इसीलिए उन्हें यहाँ से कहीं पर भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आयरिस को फ्रांसिस की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो इस जगह से बाहर निकले। रात को जब वो अपने रूम में जाते हैं तो आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि वो जोशुआ के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए। तो वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। रात को फ्रांसिस जब सो रहा होता है तो अचानक से उसे अपने पिता की याद आती है, जो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। ये देखकर वो तुरंत उठ जाता है और वो अपनी वाइफ को गले से लगा लेता है। अगली सुबह वो काफी डर गया था और वो कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि इस घर में उसे बहुत ही बुरे सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। अब वो सभी वैन से तुरंत वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो एक ब्रिज पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर नाकाबंदी लगी हुई है। फ्रांसिस ये देखकर कहता है कि उन्हें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन आयरिस उससे कहती है कि वो उस बैरिकेड को तोड़ने के लिए जा रही है। फ्रांसिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो बाहर जाकर उस बैरिकेड को तोड़ने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एक सिपाही आता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। ये देखकर आयरिस वहाँ से भागने लगती है और फ्रांसिस उसे शूट करके मार डालता है। अब गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। फ्रांसिस जब देखता है कि वो उसके बच्चों की तरफ जा रहे हैं तो वो उनका ध्यान भटकाता है और उनकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कि उन सबके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो पैदल ही घर वापस आ जाते हैं और अब उनके पास वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह फ्रांसिस वापस से उस ब्रिज पर जाता है, जहां वो अपनी गाड़ी को ठीक कर देता है, जो कि अब चलने के काबिल हो गई थी। लेकिन फ्रांसिस चाहता था कि उसका परिवार वहां से बाहर ना निकले, इसलिए वो घर आकर अपनी वाइफ को झूठ कहता है कि वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से अब उन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। रात को वहां पर लाइट भी ले आता है और एसी भी
ऑन कर देता है और बच्चों के साथ वो गाना बजाकर नाचने लगता है। आयरिस ये देखकर समझ जाती है कि उसके मन में यही है कि वो लोग यहाँ पर रहें, लेकिन आयरिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो जानती थी कि बाहर कुछ लोग जिंदा हैं जिनके साथ वो सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि फार्म में उन्हें गन्ने के अलावा कुछ और खाने को नहीं मिलेगा। बच्चे जब अपने रूम में होते हैं तो फ्रांसिस अपने शादी की डीवीडी प्ले करता है और जब वो उसे देख रहा होता है तो आयरिस भी उसे देखती है। ये देखकर उसे अपने शादी की याद आ जाती है और वो दोनों किचन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों बच्चे जब अपने रूम में होते हैं तो वो वहाँ पर एक पुरानी एल्बम को देखने लगते हैं, जहाँ पर एक फोटो में फ्रांसिस अपने भाई डिएगो के साथ खड़ा हुआ था और लूकस अपने भाई को देखकर कहता है कि वो बिल्कुल डिएगो अंकल की तरह ही दिखता है। ये देखकर जोसुआ समझ जाता है कि आखिर उसके माता पिता अक्सर लड़ाई क्यों करते रहते हैं। दरअसल वो सीक्रेट यही था कि जोसुआ फ्रांसिस का नहीं बल्कि डिएगो का बेटा था, इसीलिए फ्रांसिस उसे अपना बेटा नहीं मानता और लूकस वो उसका बेटा था, इसीलिए वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जोसुआ वो एल्बम देखकर सब कुछ समझ जाता है कि उसके माता पिता के बीच क्या चल रहा है। अगली सुबह जब ये सभी उठते हैं तो फ्रांसिस अपनी वाइफ आयरिस से कहता है कि उसने जो भी किया है वो उसके लिए माफी मांगता है और आयरिस उससे कहती है कि वो भी उससे माफी मांगना चाहती है। वो उसे माफ कर देता है और उससे कहता है कि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे और वो यहीं पर रहेंगे और अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो बाहर जाता है एग्स लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो कि उसे काट कर वहाँ से भाग निकलता है। फ्रांसिस जब अंदर आता है तो उसकी वाइफ उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और वो उसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा, लेकिन फ्रांसिस वहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। इधर जोसुआ रेडियो को कनेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसका नेटवर्क मिल जाता है और वो डेल्टा कैंप के बारे में सुनता है। तभी वो अपने माता पिता को वहाँ पर बुलाता है और उनसे कहता है कि उसने किसी कैंप के बारे में सुना है, लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि वो गलत कहानी ना बताए क्योंकि हर कोई बाहर मर चुका है, जिसकी वजह से कैंप भी एग्जिस्ट नहीं करते। रात को डिनर करते समय भी उनका यही डिस्कशन चल रहा था, लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली पर कोई आ जाए और इस घर से ज्यादा सेफ बाहर बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन जोसुआ फ्रांसिस के पास आता है जहाँ वो उससे कहता है कि वो भी परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो उसे फ्रीडम दे, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि वो भी इतना बड़ा नहीं हुआ है जो वो डिसीजन ले सके। अगर फैमिली पर बात आई तो वो क्या किसी की जान ले सकता है? तो वो उससे कहता है कि हाँ वो जान ले सकता है। ये सुनकर वो उसे कॉर्नफील्ड में ले जाता है और उसके सामने एक जार रख देता है और उसे गन देकर कहता है कि वो शूट करे। जब जोसुआ उसे शूट करता है तो वो मिस हो जाता है और उसके बाद फ्रांसिस उसके सामने जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी आयरिस और लूकस भी वहाँ पर आ जाते हैं और आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि गोली चलने की आवाज सुनकर वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं जो कि उनका पीछा करने लगते हैं। वो तुरंत अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। वो ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उन्हें सूंघ सकते थे, इसीलिए वो उनके घर को तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है और उसकी आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बीज डाइवर्ट हो जाते हैं और वो उस गाड़ी का पीछा करते हैं, जिससे इस फैमिली की जान बच जाती है। फ्रांसिस ये गाड़ी देखकर समझ गया था कि वो किसकी गाड़ी है और अगली सुबह वो नदी किनारे जाता है। दरअसल वो फ्रांसिस के बड़े भाई डिएगो की गाड़ी थी और वो वहाँ पर उन लोगों की जान बचाने के लिए आया था। डिएगो उससे कहता है कि वो यहाँ पर अपने माता पिता से मिलने आया था, लेकिन फ्रांसिस बताता है कि वो दोनों मर चुके हैं। डिएगो उससे कहता है कि वो चाहे तो वो उनके साथ रुक सकता है उनकी मदद के लिए, लेकिन फ्रांसिस उससे नफरत करता था क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उसने उसकी बीवी के साथ संबंध बनाया था, इसीलिए वो उसकी नहीं सुनता और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। डिएगो उसे मैप देता है और उससे कहता है कि अगर वो अपना विचार बदल ले तो वो नॉर्थ की तरफ जाए, क्योंकि उसने सुना है कि वहां पर एक कैंप है जिससे उनकी मदद हो सकती है। ये कहकर वो तुरंत वहां से चला जाता है और फ्रांसिस तुरंत उस मैप को उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। उसके बाद फ्रांसिस जब वापस आता है तो आयरिस को अपने भाई डिएगो का कोड दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और घर में चली जाती है। फ्रांसिस जानता था कि वो ज़ॉम्बीज उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए वो खिड़कियों में लकड़ी लगा देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और ना ही बाहर जा सके। इधर लूकस खेलते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर खिड़की के रास्ते वो ऊपर
ऊपर एक ज़ॉम्बी को बैठा हुआ पाता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर आकर उसे समझाती है कि वो बूढ़ा हो चुका है तो वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। दरवाजे के बाहर फ्रांसिस उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो तुरंत उस ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसका सर काट देता है और उसका कटा हुआ सर लेकर वो अपनी फैमिली के पास आता है और उनसे झूठ कहता है कि वो ज़ॉम्बी काफी आक्रामक हो गया था। लेकिन आयरिस ये बात जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है ताकि वो लोग यहाँ से बाहर ना जा सकें। उसके बाद फ्रांसिस जब नहाने के लिए जाता है तो जोसुआ उसके रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो उस मैप को देख लेता है जो कि डिएगो ने उसे दिया था। तभी फ्रांसिस बाहर आता है और उसे वहां से भगा देता है और रात को जब वो सभी डिनर करने वाले होते हैं तो फ्रांसिस वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगता है। वो लोग कहते हैं कि ये सितंबर चल रहा है तो क्रिसमस कहाँ से आ गई, तो वो कहता है कि उनके लिए आज ही क्रिसमस है। वो लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा है और जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जोसुआ अपनी माँ को उस मैप के बारे में बताता है। आयरिस उससे पूछती है कि वो मैप कहाँ पर है तो वो उससे कहता है कि उसके पास कोई भी मैप नहीं है। फ्रांसिस कहता है कि वो जानता है कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि वो अपने आशिक डिएगो से मिलना चाहती है। वो बच्चों को ये भी बताता है कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर जाने वाली थी, वो भी किसी और के चक्कर में। लेकिन तभी वायरस फैलने लगा जिसकी वजह से उनकी माँ उनके पास रुकी है। ये सुनकर बच्चे रोने लगते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या ये सच है, तो उनकी माँ उन्हें बताती है कि ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फ्रांसिस उसे मैप दिखाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से कहीं पर भी किसी को जाने नहीं देगा। वो तुरंत उस मैप को जला देता है जिससे कि आयरिस को बहुत बुरा लगता है और वो उसे थप्पड़ मारकर अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस गन्ने कलेक्ट करने के लिए कॉर्नफील्ड में जाता है और आयरिस अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे बात करने लगती है। हम देखते हैं कि बच्चे माँ के साथ ज्यादा सेफ फील कर रहे थे क्योंकि उनका पिता शाम को फ्रांसिस जब वापस आता है तो वो एक बहुत ही बड़ी लकड़ी अपने साथ लाया था और वो उस लकड़ी को दरवाजे पर लगा देता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि अब इस घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि उसने कुछ ज़ॉम्बीज को देखा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर जोसुआ हिम्मत दिखाता है और अपने पिता से कहता है कि वो झूठ कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि बाहर कोई भी खतरा नहीं है। ये सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आता है और वो जोसुआ को एक जोर थप्पड़ मारता है और उसे उल्टा बोलकर कहता है कि वो उसका बेटा नहीं है। तभी अचानक उनका दरवाजा कोई खटखटाने लगता है और उस दरवाजे पर एक सोल्जर था जो कि जख्मी हालत में वहां पर आया था। फ्रांसिस कहता है कि वो जो कोई भी है वो यहाँ से चला जाए, लेकिन तभी जोसुआ दरवाजा खोल देता है। आयरिस देखती है कि वो बुरी तरह जख्मी है। सोल्जर उसे बताता है कि दरअसल डेल्टा कैंप पर अटैक हो गया था जिसकी वजह से वहां पर सभी लोग मारे गए हैं और वहां पर एक आदमी था जो कि उन सबका शायद रिश्तेदार था और उसने उसकी जान बचाई और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और मरने से पहले उसने उसे उनका एड्रेस दिया था। आयरिस समझ जाती है कि वो इंसान डिएगो ही होगा। उसके बाद आयरिस उस सोल्जर की मरहम पट्टी करती है और फ्रांसिस से कहती है कि वो आज रात उसे यहीं पर रुकने दे। फ्रांसिस उसकी बात मान जाता है लेकिन एक शर्त पर। वो सिपाही को बेसमेंट में ही सोने के लिए कहता है ताकि वो उसकी फैमिली से दूर रह सके। रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो जोसुआ अपनी माँ के पास आता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो उन सबको यहाँ से बाहर ले जाएगा। वो ये भी जानता है कि दरअसल वो फ्रांसिस का बेटा नहीं है पर वो उसे अपना पिता मानता है, इसीलिए अपनी फैमिली के लिए वो आज रात बाहर जा रहा है ताकि वो देख सके कि बाहर निकलना सेफ है या नहीं। उसकी माँ उसे बाहर जाने की इजाजत दे देती है और जोसुआ उसी समय वहाँ से भाग निकलता है। अगली सुबह फ्रांसिस जब उठता है तो वो देखता है कि सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वो आयरिस से पूछता है कि जोसुआ कहाँ पर है, तो आयरिस उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और ये देखकर वो समझ जाता है कि जोसुआ वहाँ से भाग निकला है, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक हथौड़ा उठाता है और उससे उस सोल्जर के सर पर मारता है और उसके बाद वो आयरिस को पीट कर उसे बेहोश कर देता है। जब आयरिस की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि फ्रांसिस ने उसे और लूकस को बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है। फ्रांसिस जब ऊपर होता है तो देखता है कि घर के बाहर वही कुत्ता वापस आ गया है जिसने उसे काटा था और ये देखकर वो बाहर जाता है और उस कुत्ते को जान से मार डालता है और उसके बाद उसका मीट पकाकर वो बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर आयरिस और लूकस को वो खाने के लिए कहता है। लेकिन आयरिस उससे कहती है कि वो लोग उसे नहीं खाने वाले। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है
है और वो प्लेट को नीचे फेंक देता है। उस प्लेट में एक चाकू भी था और आयरिस अपने पैर से उसे छुपा लेती है और वो उससे गले लगकर उससे कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और उस चाकू को लेकर वो तुरंत उसे दोबारा से लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आयरिस खिड़की पर जो लकड़ी लगी थी उन्हें तोड़ने लगती है। लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। रात को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका बेटा उससे पूछता है कि अब वो क्या करेंगे, तो वो उससे कहती है कि उसे झूठ बोलना होगा। जहाँ पर वो लूकस से चिल्लाने के लिए कहती है तो उसकी आवाज सुनकर फ्रांसिस नीचे आ जाता है और मौका देखकर आयरिस फ्रांसिस पर अटैक कर देती है और अपने बेटे को लेकर बाहर निकल जाती है और उसे उसी बेसमेंट में बंद कर देती है। फ्रांसिस जब अंदर बंद होता है तो उसे दोबारा से अपने पिता की याद आने लगती है। आयरिस लूकस को लेकर जब वहां से भागने के लिए बाहर निकलती है तो अपने सामने वो डिएगो को देखती है जो कि इन्फेक्टेड हो गया था। ये देखकर वो अंदर जाती है और वो उसके बेटे पर तुरंत अटैक कर देता है। ये देखकर आयरिस उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। जब फ्रांसिस उसकी आवाज सुनता है तो तुरंत दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और वो इन्फेक्टेड डिएगो के सर पर जोर से वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फ्रांसिस अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी अचानक उनका बेटा उनके सामने आता है और वो अपना हाथ दिखाता है जिस पर डिएगो ने उसे काट लिया था, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड होने वाला था। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फ्रांसिस अपनी सारी पागलपंथी को भूल जाता है और वो आयरिस से कहता है कि वो किसी तरह उनके बेटे की जान बचाए। आयरिस लूकस को लिटाती है और उसका इन्फेक्टेड हाथ काट कर वो वहां पर पट्टी लगा देती है और फ्रांसिस से कहती है कि वो जल्दी से वैन लेकर आए क्योंकि उन्हें उनके बेटे को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फ्रांसिस भागते हुए ब्रिज की तरफ जाता है जहां पर जब वो वैन के पास पहुंचता है तो उसके सामने जोसुआ आ जाता है जिसके हाथ में एक गन होती है। फ्रांसिस उसे कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन फ्रांसिस के खून से लथपथ कपड़े देखकर उसे लगता है कि शायद उसने उसकी मां को जान से मार डाला है, इसीलिए वो फ्रांसिस पर शूट कर देता है। जोसुआ उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तो फ्रांसिस उसके गाल पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि वो उसका बेटा है। ये सुनकर जोसुआ रोने लगता है और उसे पता चलता है कि फ्रांसिस भी उसे अपना बेटा ही मानता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फ्रांसिस मर चुका था। अब जोसुआ वो गाड़ी लेकर वापस फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाता है और हम उसकी माँ को फ्रांसिस का इंतजार करता हुआ देख पाते हैं। तभी वहां पर वो गाड़ी लेकर पहुंचता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।